नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 9 दिसंबर का करंट अफेयर्स। 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आज का विशेषांक है दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में आज हम जानेंगे। उत्तराखंड में क्या क्या विशेषताएं हैं, उत्तराखंड की क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि राज्यपाल कौन होते हैं, कौन राज्यपाल हैं इस समय। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में कैसी व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है या एक सदनीय व्यवस्था है। उत्तराखंड के झीलें कौन कौन सी हैं और उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, उत्तराखंड से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। यानी कि हम उत्तराखंड से सारी चीज़ें जानेंगे। आज आपको उत्तराखंड के बारे में एक और बातें जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उत्तराखंड में दो राजधानियां हैं। ठीक है, उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह आपके जिस तरह दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानियां दो हैं, उसी तरह आपकी उत्तराखंड की भी राजधानियां दो हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड की भी राजधानियां दो हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे इन्हीं पर लास्ट में, यानी कि विशेषांक में हमारा। आइए बात करते हैं पहले आज के क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आगरा मेट्रो परियोजना के चरण 1 का निर्माण का उद्घाटन किया। अभी दरअसल क्या हुआ, हाल ही समय में आगरा में मेट्रो स्टेशन परियोजना के पहले चरण का निर्माण करने के लिए उद्घाटन किया। किसने किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे विकल्प है, लेकिन पहला जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी आगरा मेट्रो स्टेशन के पहले चरण के परियोजना का क्या किया दोस्तों, उद्घाटन किया। ठीक है, यानी पहले चरण का मतलब अब शुरुआत हो गई है यहाँ से बनने वाली। दूसरी बात की जाए इसमें, तो यह परियोजना जो होगी, यानी कि इस परियोजना से क्या होगा, आगरा मेट्रो परियोजना में 29.4 किलोमीटर की लंबाई के साथ दो गलियारों में शामिल हो जाएंगी। साथ ही ताजमहल और आगरा के किले जैसे प्रमुख पर्यटक कैसे बन जाएंगे दोस्तों, आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से भी जोड़ पाएंगे। दूसरी चीज़ें मैं बात करूं, परियोजना के निर्माण की अनुमानित जो लागत होगी दोस्तों 8,379, यानी कि 79 करोड़ रुपए लगभग रुपए यहाँ पर खर्च होगा। यह जो परियोजना है पूरे 5 साल में पूरी होगी। यह परियोजना कितने साल में पूरी होगी, 5 साल में। तो अभी हमने देखा कि आगरा मेट्रो स्टेशन के बारे में, आगरा मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कैसे किया दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ताजमहल और आगरा के किले जैसे प्रमुख पर्यटक का आकर्षण का केंद्र बनेगा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को एक साथ जोड़ने में भी सहजता होगी दोस्तों। आइए बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो सबसे अच्छा प्रश्न आज का, और जिसके बारे में आज हम बात भी करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरी बात कही जा रही है दोस्तों, कि अभी हाल ही समय में एक मिनट दोस्तों, अभी हाल ही समय में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधर झील का उद्घाटन किया। जो सूर्यधर झील रहेगी दोस्तों वो कितने मीटर लंबी होगी, 550 मीटर लंबी होगी, 28 मीटर चौड़ी होगी और 10 मीटर गहरी होगी दोस्तों। तो कहा जा रहा है अभी हाल ही समय में, यानी कि हाल ही समय में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधर झील का उद्घाटन किया दोस्तों, तो उत्तराखंड की सरकार ने सूर्यधर झील का उद्घाटन किया। आइए बात करते हैं कि उत्तराखंड के गवर्नर कौन हैं। उत्तराखंड के गवर्नर की बात की जाए तो दोस्तों इनके यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों बेबी रानी मौर्य यहाँ के उत्तराखंड के कौन है दोस्तों, राज्यपाल हैं। बेबी रानी मौर्य जो हैं उत्तराखंड के कौन है दोस्तों, गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। आइए बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ हम इतिहास के बारे में। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले क्या था दोस्तों, दोनों एक ही साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक साथ थे, लेकिन सन 2000 में, यानी कि 9 नवंबर 2000 में क्या हुआ, उत्तराखंड यानी कि यूके और यूपी दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, उत्तराखंड एक अपना राज्य बन गया और उत्तर प्रदेश अपना एक पहले से राज्य था। उत्तराखंड भारत का बनने वाला 27वां राज्य है। ठीक है, भारत के 27वें राज्य में शामिल हो गया उत्तराखंड। दूसरी बातें हैं इसमें, एक और विशेषांक है, विशेष है चीज़ें
2000 से लेकर सन 2000 से लेकर 2000 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जानते थे। सन 2000 से लेकर सन 2006 तक क्या हुआ, उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाने लगे। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या किया, 2007 में उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड कर दिया दोस्तों, उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड कर दिया। दूसरी बात, यदि हम बात करें यहाँ पर, यहाँ के अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें यानी ज्योग्राफिकल चीज़ें देखें, तो यहाँ की जो ज्योग्राफिकल चीज़ें मैंने पिकअप किया है दोस्तों, सिर्फ झीलों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ की जो झील हैं, एक है भीमताल झील, भीमताल झील, दूसरी है देवरी ताल झील दोस्तों, देवरी ताल झील, तीसरी है डोडी ताल झील, कौन सी, डोडी ताल झील, और चौथी झील है आपका रूपकुंड झील, और नेक्स्ट झील है सगरिया ताल झील, सगरिया ताल झील। फिर नेक्स्ट है नदी कुंड झील, और अगला जो है हेमकुंड झील और लोकपाल झील दोस्तों। और कौन सा है, हेमकुंड और लोकपाल झील यहाँ पर उपस्थित हैं दोस्तों, अवस्थित हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कौन कौन से झीलों के बारे में बताया, भीमताल झील, देवरी ताल झील, डोडी ताल झील, रूपकुंड झील, सगरिया ताल झील और नदी कुंड झील और हेमकुंड झील और लोकपाल झील दोस्तों। आइए बात करते हैं यहाँ की जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं यानी कि राजनीतिक चीज़ें। जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ जानना होगा उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की दो राजधानियाँ, एक शीत ऋतु में यानी कि शीत ऋतु मतलब सर्दियों के मौसम में यहाँ की जो राजधानी हो जाती है दोस्तों, वो है देहरादून हो जाती है। सर्दियों के समय में देहरादून, और गर्मियों के समय में जिसे कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु में कौन सी राजधानी हो जाती है, गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण कौन सी हो जाती है दोस्तों, गैरसैंण यहाँ की राजधानी हो जाती है। कौन सी राजधानी हो जाती है, गैरसैंण। ठीक, गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्म ऋतु राजधानी हो जाती है। आइए बात करते हैं यहाँ पर कैसी व्यवस्था है दोस्तों। यहाँ पर अगर कैसी व्यवस्था है, एक सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर केवल विधानसभा है दोस्तों। ठीक है, विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों, 71 सीट। यहाँ पर विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों, 71 सीट है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों, 3 सीटें हैं। तो मैंने आपको पॉलिटिकल चीज़ें बता दिया, ज्योग्राफिकल चीज़ें बता दिया, और इसके हिस्टोरिकल चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया उत्तराखंड के बारे में दोस्तों। ठीक, और सूर्यधल झील का उद्घाटन करने वाली सरकार कौन सी है, उत्तराखंड की सरकार है। बाकी आप देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक, अगले प्रश्न की बात की जाए दोस्तों तो फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो एलन मस्क जी को फॉर्च्यून बिजनेसमैन पर्सन यानी कि बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 इन्हें सबसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है। किसे, एलन मस्क को दोस्तों, एलोन मस्क को। ठीक, कौन है, एलोन मस्क जी। ठीक है, जो एक तरीके से एलोन मस्क जो है टेस्ला के सीईओ हैं। ठीक, दूसरी चीज़ इनके बारे में यदि हम बात करें तो यह दूसरी बार फॉर्च्यून 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर दूसरी बार मास्क एलन ही पाए हैं। ठीक है, और प्रकाशन ने कहा है कि संकट और अनिश्चितता के प्रभुत्व के एक शीर्ष में अन्य नेता भी बाहर खड़े थे, उल्लेखनीय हासिल है दोस्तों। ठीक, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं जानना है, सिर्फ हमें इतना ही जानना था कि कौन सा ईयर का और कौन पाया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वर्ष 2020-21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो अभी हाल ही समय में किसे नियुक्त किया गया है, फिक्की का अध्यक्ष। 2020 और 21 के लिए अभी फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों, तो उदय शंकर महोदय को किसे चुना गया है, उदय शंकर जी को क्या चुना गया है, फिक्की के अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। ठीक है, फिक्की की बात करें तो फिक्की जो है एक तरीके से आगे हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। फेडरेशन ऑफ यानी कि उदय शंकर को 2020 और 21 के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए घोषित किया गया है। देखो यहाँ के प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, शंकर एशिया पैसिफिक के लिए वाल्ट डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष और स्टार और डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की संयुक्त प्रबंधक निर्देशक संगीता रेड्डी के रूप में भी सफल होंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमें इतना चीज़ें नहीं जानना, हमें सिर्फ इतना ही जानना था कि फिक्की के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ताकि हमें वो चीज़ें कन्फर्म रहे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। प्रति वर्ष
किस दिन मनाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है, यानी कि कब मनाया जाता है आपका 7 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है दोस्तों, एक बार फिर से हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे कि प्रतिवर्ष, यानी कि ऑन विच डे इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एक प्रश्न और है, कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको 5 दिसंबर के बारे में बताया था कि 5 दिसंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 2 दिवस के बारे में मैंने चर्चा की थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। दुनिया के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विमानन के महत्व को पहचानने के लिए हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष किस लिए मनाया जाता है दोस्तों, ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से एक तरीके से इसका महत्व समझ सकें लोगों में एक समझ बढ़ सके कि अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन है, जो एक तरीके हवाई अड्डे वगैरह हैं, इससे लोगों में क्या मतलब एक तरीके से एक अच्छी पहचान हो सके और लोगों में एक थोड़ी सी समझ विकसित हो सके, ताकि ये हमारे रेवेन्यू का एक अच्छा साधन भी है दोस्तों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन विकास दिवस का उद्देश्य राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए और सुदृढ़ करने में भी यह मदद करेगा दोस्तों। दूसरी बात, यदि इसकी थीम की बात करें तो ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन इसकी थीम थी। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं याद रखना है, सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना है। किस डेट को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, यानी 7 दिसंबर, और इस वर्ष की थीम क्या थी, ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन करके इसकी थीम थी। दोस्तों आप लोग इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों, या कितने तारीख को या किस डेट को मनाया जाता है दोस्तों, तो 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, 7 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है दोस्तों, 7 दिसंबर को ही आपका मनाया जाता है सशस्त्र सेना यानी कि झंडा दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो 7 दिसंबर 1949 से भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाए जाने लगा दोस्तों। कब से मनाया जाने लगा दोस्तों, 7 दिसंबर 1949 से। और यह क्या है, 7 दिसंबर 1949 से भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाए जाने लगा। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया जाता है कि यह दिन लोगों से धन संग्रह के लिए भी समर्पित है और एकत्रित निधि का उपयोग सशस्त्र कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए युद्ध के कारणों का पुनर्वास करने के लिए किया जाता है, ठीक। दूसरी चीज़ें हैं, दिसंबर के महीने को गौरव माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपको एक नई चीज़ें जानकर बहुत खुशी मिल रही होगी कि दिसंबर के महीने को क्या मनाया जाता है, गौरव माह के दिवस में, यानी कि प्राउड मंथ के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं पूरे मंथ को दोस्तों, ठीक है। क्यों मानते हैं, क्योंकि सशस्त्र सेना झंडा दिवस इसी दिन अपनाया गया था, यानी कि इसी माह में अपनाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो साथ ही साथ जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट भी करते चलें, कमेंट के साथ साथ थोड़ा सब्सक्राइब करते चलें दोस्तों। बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन है जिसके कारण मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट भी करें और शेयर भी करें दोस्तों। कम से कम इतना करना तो आपका नैतिक दायित्व तो बनता ही है, लेकिन आप लोग करते हैं क्या, सिर्फ देख कर निकल लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलत बातें हैं। आइए बात करते हैं फेडरेशन वही फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यानी कि फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, फिक्की का मुख्यालय आपका स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। अब इसके नए अध्यक्ष के बारे में भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आइए बात करते हैं फिक्की के बारे में थोड़ा से। यदि हम फिक्की के बारे में बात करें तो भारत का व्यापारिक संगठनों की एक संघ है। देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो फिक्की है भारत में व्यापारिक संगठनों का, ठीक है, व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, ठीक। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसको 1927 में स्थापित किया गया था, 1927 में स्थापित किया गया था, लेकिन किसके सिफारिश पर, जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास द्वारा महात्मा गांधी के सलाह पर, ठीक है। जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी ने क्या किया,
सुझाया और महात्मा गांधी ने इस पर सलाह दिया कि 1927 में फिर इसकी स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना कर दी गई दोस्तों? फिक्की की स्थापना कर दी गई, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सर्वोच्च व्यापारिक संगठन है। तो यहाँ प्रश्न में कई बार पूछा जाता है, यानी कि हमारे एग्जाम में कई बार ये आता रहता है, फिक्की के बारे में बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, या इसके अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में आप ये समझ लीजिए बार बार पूछा जाता है। कई बार तो यहाँ तक ये पूछ लिया जाता है फिक्की क्या है। तो फिक्की एक क्या है? व्यापारिक संगठनों का एक संगठन है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, और सबसे पुराना है और सबसे सर्वोच्च व्यापारिक संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही उम्दा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 2021 में फीफा 7 टीम क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है दोस्तों? 2021 में फीफा 7 टीम क्लब विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? वो है कतर। कब करेगा दोस्तों मेजबानी करेगा फीफा 7 टीम क्लब का? यानी कि कतर करेगा। कब करेगा? 2021 में करेगा। इसको आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके नोट्स में ऐसे ही प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, और ऐसे प्रश्न का आंसर भी देना आपको चाहिए। आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की। बात करें तो 24 टीम के सुधार के, देखो 2021 में चीन के लिए निर्धारित 24 टीम के सुधार के बाद फीफा ने एक वर्ष के लिए छोटे क्लब विश्व कप प्रारूप को आगे बढ़ा दिया है, प्रारूप को बढ़ाया है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण देरी हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए दिसंबर 2021 में जापान को एक पारंपरिक 7 टीम क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया था दोस्तों। लेकिन अब कौन करेगा दोस्तों? कतर करेगा। ठीक, आइए बात करते हैं आज के 9वें प्रश्न के। यदि हम 9वें प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो उस F1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिसने साखिर ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है दोस्तों। कहा जा रहा, नेम द F1 रेस ड्राइवर हु हैज ओन द साकिर ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है। तो दोस्तों किसने जो जीता है दोस्तों? तो इसको जीतने वाले हैं सर्जिया पेरेज जी। सर्जिया पेरेज जी ने क्या जीता है दोस्तों? उस F1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिसने साखिर ग्रा यानी कि साखिर ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतने वाले कौन है? सर्जिया पेरेज जी हैं। कौन है? सर्जिया पेरेज जी। तो इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, इतना, बहुत सारी चीज़ें इसमें की जो चीज़ें हैं इसको आप मत पढ़िएगा और ना ही याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे प्रश्न में, यानी हमारे एग्जाम में ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। आइए बात करते हैं आज के 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का, कि फाइबर ऑप्टिकल के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। फाइबर ऑप्टिकल के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में क्या हो गया है दोस्तों? निधन हो गया। ठीक है, इनके प्रश्न, इनका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का C हो जाएगा, यानी कि साचामन लिम्बो जी हैं। कौन है दोस्तों? साचामन लिम्बो जी ने लिम्बो जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। एक कौन थे दोस्तों? फाइबर ऑप्टिक्स के जनक हैं। फाइबर ऑप्टिक्स के जनक हैं दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका नेम है साचामन लिम्बो। तो जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब भी करते चलें और शेयर भी करते चलें जल्दी से। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ये बहुत गंदी बात है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा से, कि फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाने वाले नरिंदर सिंह कंपनी का निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, और भारत में, एक मिनट दोस्तों, मे भी क्वेश्चन C ही तो मैंने लगाया था, सॉरी दोस्तों। तो इनका नेम है नरिंदर सिंह कंपनी। ठीक है, नरिंदर सिंह कंपनी इनका नेम है दोस्तों। कौन है दोस्तों? ये फाइबर ऑप्टिक्स के जनक हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ठीक है, 10C वाले के बजाय मैंने E लगा दिया। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाने वाले नरिंदर सिंह कंपनी का भी हाल ही में निधन होगा। भारत के जन्मे अमेरिकी भौतिकविद को जन्म 1999 के सेंचुरी के मुद्दे को व्यवसायियों में फॉर्च्यून द्वारा 7 अनसंग हंसराज के रूप में भी नामित किया गया था। दोस्तों आपको इतनी चीज़ें नहीं याद रखना है, फालतू की चीज़ें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से फालतू की चीज़ें हैं, हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला दोस्तों। तो आइए आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो क्वेश्चन है आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे दोस्तों।
ठीक है, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा आज के लिए कि जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप समझ लीजिए बहुत ही मेहनत पड़ती है इतनी वीडियो बनाने में, बहुत सारी वीडियो मैंने डाल भी दिया है। ठीक है, और आप लोग क्या करते हैं, देख कर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गंदी बात है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।